चिंटू की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सुखिया हैरानी से अपना आंख फाड़ता हुआ साधु की ओर देखता हुआ बोला, आजमगढ़ नामक एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक गरीब किसान रहता था। चिंटू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी चिंकी उससे बोली, ए जी, ये क्या रोज रोज अपनी किस्मत को कोसते हो? आपको शायद पता नहीं था, जो अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं, एक दिन किस्मत सचमुच उनसे रूठी ही जाती है। अरे तो वैसे भी हमारी किस्मत कौन सी बड़ी मेहरबान चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल हैं। अरे एक वह है और एक हम है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी वह सारी सुख सुविधाएं जरूर आएंगे जो आजमगढ़ के और किसानों के पास है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे चिंकी, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुका हूँ। मैं हमारी बेटी देखो तो सही, विवाह योग्य हो गई है। अरे कभी सोचा है अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम राधा का विवाह कैसे करेंगे? सोचा है क्या? चिंता मत कीजिए, हमारी राधा आजमगढ़ की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैली है। कोई ना कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंटू चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में हल चलाने लगा। हल चलाकर थोड़ा आराम करने के लिए वह पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी हरी आजमगढ़ गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसने चिंटू की ओर देखा और बोला, कैसे हो चिंटू? लगता है काफी मेहनत की वजह से थक गए हो। अरे जमींदार, तुम आज मेरे खेत की ओर कैसे निकल आए? तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था चिंटू। कैसा काम? चिंटू, देखो तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। चिंटू अविश्वास भरी नजरों से जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या? अरे जमींदार, मेरे तो भाग्य खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी? अरे अरे, मेरी बिटिया आजमगढ़ के जमींदार के घर की बहू बने, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी ये सारी खेती चाहिए। यह सुनकर चिंटू पूरी तरह से चौंक पड़ा। अरे जमींदार, अगर मैं ये सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? बस अब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को चिंटू ने सारी घटना अपने पत्नी को बताया और बोला, अरे अब तुम बताओ चिंकी, मैं करूं तो करूं क्या? आजमगढ़ का हर बच्चा जानता है कि जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा है कि जमीन अपना नाम करवाने के बाद वह सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से करेगा। हाँ, बात तो तुम सही कहती हो। ठीक है, मैं कल ही इस बारे में मुखिया जी से चर्चा करूंगा। अगले दिन चिंटू मुखिया के घर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, अब तुम ही बताओ मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? देखो चिंटू, तुम जमींदार को नहीं जानते हो। आजकल उसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। तुमसे पहले भी गांव के 3-4 परिवारों से उनकी बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से उनकी जमीनें अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है जमींदार की नजर अब तुम्हारी जमीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नजर बहुत ही बुरी है। अगर उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदासियां लेकर अपने खेत पर लौट गया और एक घनी वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी भरे स्वर में बोला, बस मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र होता कि मैं जो चाहता वो हो जाता। तभी चिंटू के कानों में एक साधु की आवाज गूंजने लगी।
मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वह कभी नहीं होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। चिंटू ने मोड़ कर देखा तो पीछे एक रहस्यमय साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। कौन है आप? आप तो मेरे गांव से नहीं लगते। तुमने सही पहचाना, एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है, जहां रात गुजारने को ठहर जाए वही उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचा हुआ साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचाऊं साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मेरी सहायता कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। हर साल कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, पर मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ, यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं, तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। चिंटू की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सुखिया हैरानी से अपना आंख फाड़ता हुआ साधु की ओर देखता हुआ बोला, अरे, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। ये तेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा या बताऊंगा तो वह पूरी हो जाएगी। साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी चिंटू से बोला, मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है, तो वह तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह सही समय पर ही हमें मिलता है, और यह बात तुझे समय आने पर समझ में आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चला गया। चिंटू जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी चिंकी और पुत्री राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पिताजी, यह तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह आपको कहाँ से मिला? चिंटू सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला, देखो, यह कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई पक्षी है। यह मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। सुनिए जी, आपकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल आजमगढ़ में सबसे अच्छी हो, तो फिर आप इस जादुई पक्षी से यही इच्छा क्यों नहीं मांगते? चिंटू ने जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, क्या यह मेरी इच्छा पूरी होगी? ठीक है, इस वर्ष हरियालीपुर में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर चिंटू मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने अपने खेत में खड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद चिंटू, उसकी पत्नी चिंकी और बेटी राधा अब स्वस्थ भरी नजरों से अपनी शानदार फसल को देख रहे थे। साधु महाराज ने सच कहा था। यह जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो आजमगढ़ में सबसे अच्छी उगी है। अरे देख चिंकी, देख। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह से ही फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर आप इसे राज्य में बेचने जाना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चिंटू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आया, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई जो रात भर होती रही। अगली सुबह जैसे ही चिंटू अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पर पहुंचा, उसने अपना फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लिया। अरे ये क्या हुआ चिंकी? ये क्या हो गया? हे भगवान, हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, फिर भी और किसानों की फसल क्यों बर्बाद नहीं हुई? तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा और दुख भरे स्वर में बोला, अरे चिंटू, मुझे तुम्हारी खराब फसल देखकर बहुत दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है
कि ओले किसी और किसान के खेत में नहीं, केवल तुम्हारे खेत में ही गिरे। शायद तुम्हारी किस्मत में अच्छी फसल नहीं थी। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु का दिया हुआ जादुई पक्षी उड़ता हुआ वहां पहुंचा और चिंटू की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुमने इच्छा की कि तुम्हारी आजमगढ़ में सबसे अच्छी फसल उगे और वह फसल उगी भी, लेकिन वह तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम तुमने खुद देखा। अरे बकवास बंद कर अपनी बकवास, जादुई पक्षी। अरे दिख नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूं? अरे पहले खराब फसल होती थी, तब भी मेरा परिवार पेट भर के खाना खा सकता था। अरे लेकिन अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से हमारे राज्य का राजा भी इतना निर्दय है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं? मैं कहां फंस गया? आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपकी 2 इच्छाएं बाकी हैं। मेरी अगली इच्छा ये है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं और महाराज मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दे। स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूं और अपनी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। अगले दिन चिंटू आजमगढ़ राजा के महल के अंदर राजा विक्रम के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम चिंटू है महाराज। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है, वह विवाह योग्य हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें, ताकि कि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। राजा विक्रम अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, वैसे तो मैं प्रजा की मदद नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब ठीक है, इसे जल्दी से स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोने लग जाऊं। मंत्री ने स्वर्ण मुद्राएं देकर चिंटू को महल से विदा कर दिया। चिंटू खुशी खुशी अपनी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। चलते चलते मेरे तो पैर ही दुखने लगे। चलो एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। चिंटू एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति वहां आ धमका और हथियार निकालकर उसे घूरने लगा। तुम कौन हो भाई? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वह जंगल डाकू मान सिंह का इलाका है और मैं ही हूं डाकू मान सिंह। चल, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर चिंटू पूरी तरह से घबरा गया। देखो देखो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अरे मूर्ख, समझता है क्या? तेरी पोटली के कपड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये कपड़ा राजमहल में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि तू राजमहल से आ रहा है और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना कहकर डाकू ने चिंटू से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली और वहां से चला गया। चिंटू रोते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब अगर मैं दोबारा महाराज के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोषी समझेंगे और दोबारा मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? तभी वहां जादुई पक्षी पहुंचा। अब तुम्हारी केवल आखिरी इच्छा ही बची है। जादुई पक्षी की बात सुनकर चिंटू गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि जमींदार मुझे से दान दहेज के बिना अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से संपन्न करा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बन जाएगी और अपना सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगले दिन जमींदार चिंटू के घर आकर बोला, चिंटू, उस दिन मैंने तुमसे दहेज की जो बात की थी वह मैं वापस लेता हूं। पता नहीं क्यों उस बात पर मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी पुत्री राधा का विवाह अपने पुत्र के साथ करना चाहता हूं और हां, मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा।
यह सुनकर चिंटू खुश हो गया। अगले दिन चिंटू की पुत्री राधा का विवाह जमींदार के बेटे के साथ संपन्न हो गया। चिंटू खुश होता हुआ अपनी पत्नी चिंकी से बोला, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। तभी वहां पर सफेद साड़ी पहनी हुई चिंटू की पुत्री आ पहुंची और रोती हुई चिंटू से बोली, पिताजी, अचानक हवेली की एक दीवार गिर पड़ी और मेरे पति दीवार में गिरकर मर गया। मैं विधवा हो गई पिताजी, मैं विधवा हो गई। यह सुनकर चिंटू फूट फूट कर रोने लगा। वह दिन भर अपने दुख में डूबा रहा। शाम को वह अपने खेत में एक पेड़ के नीचे उदासी से बैठ गया। तभी वहां वह जादुई पक्षी आ पहुंचा और सुखिया से बोला, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो जो भी इच्छा तुम मांगोगे अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। अचानक वहां वही साधु आ गया और रहस्यमय अंदाज में सुखिया से बोला, जब पहली बार जादुई पक्षी ने तुमसे बात की थी तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो। अरे साधु महाराज, तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं। वह फल की इच्छा नहीं रखते और ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया। चिंटू चुपचाप अपने घर आ गया। अगली सुबह चिंटू जैसे ही सोकर उठा तभी दरवाजे की कुंडी पर किसी ने खटखटाया। चिंटू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। चिंटू राजकुमार को देखकर चौंक पड़ा। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? राजकुमार चिंटू के घर के अंदर आया और बोला, मैं राजा विक्रम का पुत्र अशोक हूँ। कुछ दिनों पहले मैं प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकला था। तभी मेरी नजर आपकी पुत्री पर पड़ी। मुझे पहली नजर में उससे प्रेम हो गया, मगर महल जाने के बाद मैं आपके गांव का नाम भूल गया। तब से मैं इस गांव का नाम लगातार याद कर रहा था, जहां मैंने आपकी सुंदर पुत्री को देखा था। परंतु आज रात मुझे अचानक याद आ गया और मैं यह तक पहुंच और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उससे विवाह आज ही करूंगा। राजकुमार उसी दिन चिंटू की पुत्री राधा से मंदिर में विवाह करके अपने महल में ले गया। चिंटू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुत्री किशनगढ़ राज्य की रानी बन चुकी है। चिंटू खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह चिंटू जैसे ही सोकर उठा तभी उसने देखा कि उसके घर के अंदर वही डाकू खड़ा था जिसने उसे स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी। चिंटू डाकू को देखकर डर गया, लेकिन उसने देखा कि डाकू चिंटू से ज्यादा डरा हुआ था। मुझे पता चला कि तुम्हारे पुत्री का विवाह राजा विक्रम के पुत्र अशोक से हो गया। जब मैंने सुना तो मैं बूढ़ी तरह से डर गया, क्योंकि मैं आजमगढ़ गांव आता जाता रहता हूं। मैं तुम्हारी 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाने आया हूं और मैं डकैती का काम भी छोड़ रहा हूं। तुम मेरी शिकायत अपने दामाद से मत करना, नहीं तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। कृपया करके मेरा मान रख लेना, मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। इतना बोलकर डाकू 25,000 स्वर्ण मुद्रा वापस लौटाकर वहां से भाग गया। चिंटू खुशी से अपनी पत्नी से बोला, अरे चिंकी, अब तो हमारे काम लगातार बन रहे हैं। अब तुम देर मत करो, हमारे पास खेती करने के लिए बीज नहीं है। तुम राज्य में जाकर अच्छे बीज खरीद कर लाओ। चिंटू ने वैसे ही किया। अच्छे बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए। कुछ ही महीनों के बाद उसकी फसल आजमगढ़ की सबसे अच्छी फसल उगकर तैयार हो गई। इस तरह वक्त खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी।